एनआरसी पब्लिश होके आ गया तो बीजेपी की गवर्नमेंट चीख पड़ी। मेरी तस्वीरें दिखाकर ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेशियों को बचाने वाला है। 1 लाख नौकरी हम लोग ऑफिशियल देंगे 5 साल में और 25 लाख नौकरी हम लोग अनऑफिशियल देंगे। 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे, एक नौकरी दे नहीं पाए। काला धन लाएंगे, बल्कि सफ़ेद धन यहाँ से भेज दिया, पूरे इंडिया को भेज दे रहे हैं, सारे एयरपोर्ट्स को वो भेज दे रहे हैं। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की टीम इस वक्त आसाम के चुनावी दौरे पर है और इस वक्त हम हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल। मौलाना के साथ हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं बारपेटा और दीगर इलाकों का। चिंगा भी जाएंगे और वहाँ से भी हम बताएंगे कि मौलाना किस तरह अपनी रैलियाँ करते हैं, किस तरह आवाम से ख़िताब करते हैं, क्योंकि मौलाना का आखिर क्या अंदाज़ होता है जानना ज़रूरी है कि इनकी सभा में हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मोदी और अमित शाह और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी ज़्यादा भीड़ हो रही है। बहरहाल मौलाना, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। जब हम आसाम की सियासत पर बात करते हैं, आसाम का चर्चा होता है, तो पिछले 5-6 सालों में आसाम के साथ एनआरसी का लफ्ज़ बिल्कुल लाजिम व मलजूम की तरह जुड़ गया है और अभी एनआरसी की वजह से ही आसाम को पूरे देश दुनिया भर में जाना जा रहा है। तो एनआरसी क्या इशू है आसाम के, क्या वो मसला हल हो गया है? देखिए, एनआरसी का मसला बड़े अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये काम चल रहा था। रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे और बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने 100% अपनी निगरानी में लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट से कई हज़ार करोड़ रुपया उन्होंने इस काम के लिए लगाया। कई साल तक आसाम के कई 1 लाख ऑफिसरों ने अपना ऑफिस छोड़ के सिर्फ एनआरसी के ठीक करने के लिए काम किया। बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने भी कहा हाँ, एनआरसी का काम बड़ा अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इस मरतबा एनआरसी का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जब एनआरसी पब्लिश होके आ गया तो बीजेपी की गवर्नमेंट चीख पड़ी, क्योंकि उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ। 19 लाख लोग रह गए, जिसमें उनको उम्मीद थी कि ये 19 के 19 लाख मुसलमान होंगे। बमुश्किल उसके अंदर हमारे जानने के हिसाब से 10 से 15% जो है वो मुसलमान होंगे, बाकी नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं। तो इसलिए ये चीख पड़े और इन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार जब आएगी ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम रिव्यू करेंगे और बॉर्डर एरिया में 25% सैंपल और दूसरे इलाकों में 10% लेके इसको फिर से हम एनआरसी की प्रिपेयरिंग करेंगे। जो हमें डाउट है कि बांग्लादेशियों को ज़बरदस्ती घुसा लिया गया, पैसे लेके कर लिया गया, तो इस किस्म की चीज़ों को हम निकालेंगे। उनका मकसद असल है 19 लाख लोगों को, मुसलमानों को बांग्लादेशी साबित करना था, वो नहीं हो पाया। तो अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और यही दावा है कि वो लोग आने के बाद इसके पटोरे को खोलेंगे, फिर इसका काम करेंगे। हमारे गठबंधन का ये कहना है कि ये एनआरसी का प्रिपरेशन फुल हो गया, फाइनल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया, बात ख़त्म हो गई। एक जगह आज इतने साल 1971 से मामला चल रहा है, एक जगह ले जाके इसको बंद करना चाहिए और आगे तरक्कियात को सोचना चाहिए। तो हमारी पार्टी का ये कहना है कि हम लोग जब आएंगे तो इसी को ओके करेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर को सिग्नल मिल गया है और यहाँ से जो हमारा हेलीकॉप्टर है, हमारी मौलाना का जो हेलीकॉप्टर है, टेक ऑफ होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी सारे हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। अभी राहुल गांधी को यहाँ से उड़ान भरना है, स्मृति ईरानी भी अभी यहाँ से उड़ान भर रही है और भी कई सारे लोगों को जाना है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर लगे हुए, सब लोग जा रहे हैं। 1 फेज़ का चुनाव हो चुका है, 2 फेज़ का चुनाव बाकी है। आवाज़ भी काफ़ी होने लगी, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा आवाज़ तेज़ हुई तो स्टॉप कर देंगे, फिर बाद में बातचीत करेंगे। मौलाना, जो चुनाव हो रहा है ना, ये अजमल वर्सेस मोदी हो गया है। मतलब बीजेपी और सारे आपसे खौफ खाए हुए हैं या आपके नाम पर चुनाव सियासत कर रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं जी। एक तो मैं एक टोपी वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ। जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आया था सबके लिए अच्छा था, अब पॉलिटिक्स में आ गया हूँ तो एक तो मुझे दिखाकर
मेरी तस्वीरें दिखाकर जी ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेशियों को बचाने वाला है, ये कल चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तुम्हारा क्या हाल होगा। मुसलमानों के जाने के लिए पूरी दुनिया में जगह है, तुम हिंदू लोग कहाँ जाओगे। जो पूरे इंडिया में जो एक नारा चल रहा है भाई, उससे वोट को पोलराइज करना चाह रहे हैं। दूसरे ये है कि गए मरतबा मोदी जी आए थे, उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे कहा जो है 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे, एक नौकरी दे नहीं पाए, काला धन लाएंगे, बल्कि सफ़ेद धन यहाँ से भेज दिया, पूरे इंडिया को भेज दे रहे हैं, सारे एयरपोर्ट्स को वो भेज दे रहे हैं, रेलवे को भेज दे रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो कांग्रेस के ज़माने में 70 साल से मुख्तलिफ सरकारों ने बनाया था उनको भेज दे रहे हैं, अडानी और अंबानी ब्रदर्स को भेज दे रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। जीएसटी उन्होंने लगाया, महंगाई के इशू के ऊपर वो कोई मरतबा पावर में आए, महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर पाए। हमारे आसाम में 20-25 रुपये में जो आलू प्याज मिलता था आज 80-85 रुपये में पहुँच गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपये को पहुँच गया। इसी के इशू के ऊपर बीजेपी वाले आए थे। तो अब हम उनसे अगर पूछते हैं कि महंगाई का क्या हुआ, आपने महंगाई कंट्रोल करेंगे, तो कहते हैं बदरुद्दीन अजमल। हमने कहा कि नदी जो फ्लड एंड इरोजन का समस्या है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बदरुद्दीन अजमल। नौकरियां आप कैसे देंगे, कितनी देंगे, आपने अभी तक दिया नहीं, बोले बदरुद्दीन अजमल। तो इसी तरीके से का के मामले में CAA, तो उसका आप क्या करेंगे, बदरुद्दीन अजमल। तो हर समस्या का एक ही इलाज है, बदरुद्दीन अजमल, और वो घबराहट में निकल रहा है। मतलब आप खौफ दिला रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं करोगे तो बदरुद्दीन अजमल छा जाएंगे, आसाम छा जाएंगे। दूसरा मसला है कि अगर हमको वोट दोगे भी तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम व्यर्थ हो गए हैं, हम फेल हो गए हैं इस मुल्क को चलाने में, आसाम को चलाने में। इसलिए ये सारी समस्याएं जो आप लोग पूछते हो, इसका हल सिर्फ और सिर्फ बदरुद्दीन अजमल के पास है और उनकी पार्टी के पास है। इसलिए बदरुद्दीन अजमल को वोट दो, वो आएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर करेगा। उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि बदरुद्दीन अजमल को लोग दिल से चाहते हैं, उनके काम से प्यार करते हैं, या वो पहचान बन रहे हैं आसाम की। बदरुद्दीन अजमल एक तो ये है कि मस्जिद मंदिर की बात नहीं करता, बदरुद्दीन अजमल कोई कम्युनल बात नहीं करता, बदरुद्दीन अजमल हिंदू मुस्लिम के लोगों के एजुकेशन की बात करता है, तालीमी इदारे चलाता है और रिफाई इलाके चलाता है, फ्लड एंड रिलीफ के टाइम पे लोगों को मदद करता है। तो ये सारी चीज़ों से बदरुद्दीन अजमल और अजमल फैमिली पूरे आसाम में इतना मशहूर है कि घर घर में उसकी आवाज़ पहुंची हुई है, हिंदू मुस्लिम उसको दिल से चाहते हैं। इसलिए अब वो घबरा गए कि ये सब हमारा आसाम में कोई जादू चलने वाला नहीं है, जादू चल गया है तो बदरुद्दीन अजमल का। इसलिए बदरुद्दीन अजमल को और उसके महागठबंधन को हुकूमत समझा दो, वही लोग हुकूमत चला सकते। आप 3 मरतबा लगातार धुबरी से MP बने, 2009, 14 और 19 लगातार जनता ने बड़े वोटों से आपको जिताया है। तो आपने मुसलसल 15 साल हो गया, मतलब पूरा हो जाएगा। इन 3 टर्म में आपने धुबरी के लोगों के लिए क्या किया जो सबसे बड़ा उनके लिए कारनामा हो, गिफ्ट हो? मैं इसको धुबरी के लोगों की बात नहीं कहूँगा, पूरे आसाम के लिए जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज है, जो तकरीबन 15-16 साल की मेहनत के बाद वो रंग में आया। पहले मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद मोदी जी आए, सारे लोगों के पीछे पड़ा रहा, 38 मरतबा बयान दिया, 40 मरतबा मैंने खुतूत लिखे और फॉलोअप 14-15 साल मुसलसल करता रहा। उस ब्रिज की लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर सबसे बड़ा लंबा पुल बनेगा, तकरीबन 20 किलोमीटर। इसलिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इससे वहाँ के जो फ्लड इरोशन है उसका भी बहुत बड़ा खात्मा हो जाएगा, लोगों की तरक्की होगी, ज़मीनें खेती के लायक हो जाएंगी और रोड वगैरह जो बनने के बाद फ्लड में टूट जाता था वो बंद हो जाएगा और लोग अपने कारोबार को बहुत बढ़ा सकते हैं। क्योंकि गुवाहाटी मरीज को लाने में 6 घंटे लगते थे, अब वो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। मतलब 6 घंटे का रास्ता 20 मिनट में तय हो जाएगा।
उसमें बहुत सी औरतें डिलीवरी केस में मर जाती थी, बीमार हॉस्पिटल के जाते हुए मर जाते थे। लेकिन अब 20 मिनट में पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह ये समस्याएं नहीं रहेगी। मैंने धुबड़ी के लिए खाली ये नहीं किया, मैंने मेडिकल कॉलेज का काम स्टार्ट करा दिया, यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट करा दिया, फिर उसके बाद वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम शुरू करा दिया। रिवर जहाज़, पानी के जहाज़ का 33 करोड़ से रुपये मिले। बांग्लादेश, म्यांमार, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया जहाज़ का कारोबार आना जाना शुरू हो गया। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ काम शुरू करा है। तो अपने नाज़रीन को बता दें बात कि बदरुद्दीन अजमल साहब ने पहले सोशल वर्क किया, तालीम के मैदान में काम किया, तिजारत की, तब सियासत में इन्होंने कदम रखा। और इनके जो कॉलेजेस हैं 20-25 कॉलेजेस है, 40-45 ज़्यादा स्कूल है और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू बच्चे रहते हैं। हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े फ्री इलाज की सहूलत दी जाती है। और जो हमारा जहाज़ है, जो हमारा हेलीकॉप्टर है, वो टेक ऑफ कर रहा है, उड़ान भर रहा है। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा भी। और ऊपर अगर आगे चलेंगे थोड़ा इंटीरियर एरिया में, तो ऊपर से दिखाएंगे कि ऊपर से आसाम गुवाहाटी शहर कैसा दिखता है। बातचीत भी हमारी जारी है। मौलाना, आसाम की पॉलिटिक्स में हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा चर्चा है। लोग ये कहते हैं कि ना वो आसाम का चाणक्य है, वो जिधर जाता है उसी की सरकार बनती है। कांग्रेस में था, कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी में अब उसकी सरकार बनी। कुछ लोग अच्छाई के नाम से मशहूर होते हैं जी, कुछ लोग बुराई के नाम से मशहूर होते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब एक ऐसे फिगर है जो पूरे आसाम में बदनामी के नाम से मशहूर है। जितनी आसाम की बुराइयां हैं सब उनके नाम से मंसूब है। जो भी बुराइयां, वो एक एक सीट के ऊपर कितने सीट आने वाले हैं, कितने वोट पड़ने वाले हैं, गिन के बता देते हैं। ये क्या जादू है आज तक हमें समझ में नहीं आया। ईवीएम मशीन उनके एरिया का यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया, तो वहाँ इसका मतलब कि वहाँ से भर के वो आएगा, भर के आएगा। तो ये सब चीज़ें चमत्कार वो करते हैं और जैसे वो कहते हैं वैसे ही होता है। तो इसलिए वो अच्छे नाम से मशहूर नहीं है बल्कि बुरे नाम से मशहूर है। अच्छा, इस मर्तबा कांग्रेस से जो वोटर थे वो नाराज़ हो गए थे, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए या आपकी तरफ आ गए। जो कांग्रेस वोटर थे वो AIUDF को मिला, तारीखी जीत मिली। इस मर्तबा AIUDF का अलायंस हुआ है। अब तक जो तज्जिया आ रहा है कि AIUDF का वोट बैंक तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन जो वोट कांग्रेस से नाराज़ होकर के बीजेपी में गया था, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जादू ने काम किया है? दोबारा वापसी हो रहा है उन लोगों का? देखिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये जादू चला है। प्लानिंग बड़ी अच्छी है कांग्रेस वालों की। इस मरतबा बंगाल में मैडम प्रियंका गांधी गई, उन लोगों के साथ नाचा, उनके साथ बैठे, खाया पिया, उसका बड़ा असर है। प्रियंका गांधी का असर है, प्रियंका गांधी का असर है। राहुल गांधी जी ने भी अपने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में वज़न प्रियंका गांधी जी का भारा रहा है, उनकी वजह से ज़्यादा ये आवाज़ पहुँच रही है और इस मरतबा उसका फ़र्क रिजल्ट पे नज़र आएगा। जो सरकार अगर बन जाती, अल्लाह करे बन जाए, मेरी भी इन्हें ख्वाहिशात है, तो आसाम के लोगों को क्या कुछ देने की कोशिश करेंगे आप, आपकी जो पार्टी अलायंस है? देखिए, हम लोग सबसे पहले अलायंस पार्टी गठबंधन ने इशू रखा है कि हम नौकरी चाकरी देंगे। आपको सबसे बड़ा इशू हमारा नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। 5 लाख नौकरी हम लोग ऑफिशियल देंगे 5 साल में और 25 लाख नौकरी हम लोग अनऑफिशियल देंगे, यह हमारा वादा है। दूसरे ये है कि टी गार्डन के लोगों को मजदूरी 265 रुपया बीजेपी ने दिया, हम लोगों ने वादा किया 365 देंगे। उसके बाद आज तक किसी पार्टी ने औरतों को जो घरों में बैठी रहती हैं, उनको किसी पार्टी ने कोई पैसा रेम्युनरेशन नहीं दिया। हमारी पार्टी पावर में आएगी तो इंशाअल्लाह उनको 2000 रुपया करके पर मंथ उनको पैसा दिया जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो 1400 रुपया करके पर मंथ उनको हम लोग देंगे। ये 5-6 मुद्दे हमारे। NRC अपनी जगह पे है, डी वोटर अपनी जगह पे है, का अपनी जगह पे है। ये प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व करना है। रोड क्या नाम है, फ्लड एंड इरोशन, इसको हमें दूर करना है। इंडस्ट्रियों को खोलना है। 2 बड़े बड़े पेपर मिल हैं जो असम में बर्बाद हो गए, उनको हम लोग रीओपन करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारे मुद्दे हमारे हैं, इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं।
असम में एक तो अलायंस कांग्रेस यूडीएफ का है, दूसरा बीजेपी यानी एनडीए अलायंस है, एक तीसरा अलायंस भी है अखिल गगोई, कई सारे लोग उसमें शामिल हैं। और अभी एक वीडियो वायरल हो रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की, इंडिया टुडे की वो क्लिप है कि वो कह रहे हैं कि जितने जो दूसरे अलायंसेज है या रीजनल पार्टियाँ हैं वो सब भी हमारे साथ है और हम सब मिलकर के सरकार बनाएंगे। यही हकीकत है। हम शुरू दिन से लोगों से ये कह रहे हैं कि अखिल गगोई की पार्टी और नूरिन ज्योति की पार्टी, ये और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा के फाइनेंस थे। उसने फाइनेंस किया है, उसके खरीदे हुए लोग हैं और उसने मुस्लिम वोटों को तोड़ने के लिए मुस्लिम इलाके में डाल दिया, आसामी इलाकों को तोड़ने के लिए उनको आसामी इलाके में डाल दिया ताकि वोट कांग्रेस को न जा पाए, इन लोगों को पड़े, नुकसान पहुँचाए और इनडायरेक्ट बीजेपी को ये सारे वोट मिल जाए। उसके लिए उसने खुद इकरार कर लिया। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं है कि ये हमारी पार्टियां हैं, रिजल्ट के बाद आप देख लें। ऐसा उन लोगों का दावा है, उसने कहा है। एक आखिरी सवाल करके सिलसिला ख़त्म करेंगे। यूडीएफ कांग्रेस का अलायंस चल रहा है, ये अलायंस देर पा साबित होगा, लोकसभा के चुनाव में भी होगा, असम के बाहर भी हो सकता है या यहीं पर? देखिए, मैं बाहर की बात अभी नहीं करता, लेकिन चूँकि ये अलायंस होने में 15 साल लगे हैं तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग बर्दाश्त करके, सेक्रीफाइस करके भी कम से कम 15 साल हम इस महागठबंधन को बाकी रखने की कोशिश करें, इससे भी ज़्यादा रखें। तो हम मौलाना बदरुद्दीन अजमल से बातचीत कर रहे थे और अभी हेलीकॉप्टर फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोबारा वो ज़मीन पर आ गया था, अब दोबारा ये टेक ऑफ कर रहा है। तो आगे चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर से दिखाएंगे कि आसाम का या गुवाहाटी का व्यू कैसा है। आसाम की सियासत पर चर्चा जारी भी रखेंगे। मौलाना को खांसी भी आने लगी थी तो थोड़ा वक्फा लेते हैं। जब तक हम आसाम के बारे में आपको बताते हैं, ये AIUDF की हिस्ट्री बताते हैं कि AIUDF बना कैसे था। मौलाना बार बार मौलाना की तरह बोलने में प्रॉब्लम हो रही है कि AIUDF जो है इस तरह के जो बाने हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल है और 2005 में पहली बार ये पार्टी बनी थी। आसाम हिंदुस्तान का कश्मीर के बाद दूसरा स्टेट है जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी 34% 2011 के सेंसस के मुताबिक आसाम में मुसलमानों की आबादी है और ये आबादी बड़ा किरदार अदा करती है किसी भी सरकार को बनाने में, किसी भी सरकार को गिराने में। और इतनी बड़ी आबादी का पूरा कांग्रेस को सपोर्ट था और कांग्रेस इन वोटों से अपने चीफ मिनिस्टर बना रही थी। लेकिन आसाम में जो मुसलमानों की हालत है, माइनॉरिटीज़ की हालत है, बहुत बदतर है, बहुत ख़राब है और कोई विकास का काम नहीं हुआ। आसाम का 3 एरिया, ऊपर से आप आसाम को व्यूज़ भी देखिए, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि आसाम ऊपर से कैसा दिखता है। तो देखिए पूरा आसाम हिल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और एक खूबसूरत मंजर है आसाम का। आसाम के बारे में हम आपको बता रहे थे कि आसाम 3 एरिया में बटा हुआ है, एक अपर आसाम है, दूसरा मिडिल आसाम है और जो तीसरा है वो लोअर आसाम है। अपर आसाम में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, 4-5% होगी अपर आसाम में मुसलमानों की आबादी और जो मिडिल आसाम है उसमें तकरीबन 50-60% मुसलमानों की आबादी और लोअर आसाम में 70-80% मुसलमानों की आबादी है। तो जो एरिया इधर का दिखाइए, ये ऊपर से दिलावर भाई ये एरिया दिखाइए, देखिए ऊपर से आप आसाम को देख सकते हैं। हाँ, और देखिए जो आसाम की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा होता है ब्रह्मपुत्रा नदी का। ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी है ये। तो आप ऊपर से ब्रह्मपुत्रा नदी को आप देख सकते हैं। इस नदी का इतिहास ये है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कभी कहा था कि कांग्रेस हमारे वादे को पूरा करे वरना इसी ब्रह्मपुत्रा नदी में हम कांग्रेस को दबो देंगे। और वाकई कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा मौलाना के वादों को पूरा न करके और उसके बाद फिर कांग्रेस ने अलायंस किया, समझौता किया, ब्रह्मपुत्रा नदी आ गया है। इस नदी से कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ के आवाम को। अभी आपकी कोशिशों की वजह से एक ब्रिज भी पास हुआ है। देखिए, आसाम का सबसे बड़ा समस्या जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। मैंने पार्लियामेंट में कई मरतबा कहा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारे आसाम के लिए देव बन गया है, इसको जितना जल्दी कंट्रोल किया जाएगा। मैंने यहाँ तक भी कहा कि नेहरू जी का प्लान था इस ब्रह्मपुत्र को नदी को कंट्रोल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता। बगैर इसके आसाम का डेवलपमेंट नामुमकिन है, आसाम की तरक्की नामुमकिन है, आसाम की माईशत जो है वो सही हो ही नहीं सकती जब तक के एक फ्लड आता है, इलाके का इलाका बर्बाद हो जाता है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स बर्बाद हो जाते हैं, ज़मीनें बर्बाद हो जाती है, रेती
समंदर से उठ के ब्रह्मपुत्र से आके खेतियों में पहुंच जाता है, 10 साल वो खेती फिर नहीं होती है। तो ये भी गरीबी का एक सबब है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है और हमारी सरकार आएगी तो हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, आपने कभी कहा था कि हम इसी में ब्रह्मपुत्र नदी में डुबो देंगे और फिर कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा, तो ये क्या वो मंजर था जब पार्टी बनी? देखिए, जब पार्टी बनी थी तो मैंने नहीं कहा था, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तरुण गोगोई को बिठाकर, क्योंकि बार बार मेमोरेंडम देते थे, वो मेमोरेंडम उठा के कचरे के डब्बे में डाल देते थे। तो मदनी साहब ने लास्ट में कहा था कि इस मरतबा हम जुबानी नहीं मानेंगे, हमको कुछ लिखत पढ़त में देना पड़ेगा। तो वो लिखत पढ़त में देने के लिए तैयार नहीं हुए और उसके बाद मजबूरन हमको हुक्म दिया कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, क्योंकि कांग्रेस कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रही है। और हम लोगों को लेकर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, कई हज़ार लोगों के बीच में तरुण गोगोई को बाजू में बिठाकर मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि आप हमारी बात मान लीजिए, कुछ हमारे मुद्दों के ऊपर दस्तखत कर दीजिए, नहीं तो हम आपको उठा के ब्रह्मपुत्र नदी में बहा देंगे। ये हजरत रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, अभी सियासत में देखा कि तेजस्वी यादव भी आसाम में आए थे, आपसे भी मुलाकात हुई थी, तो क्या तेजस्वी यादव भी आसाम में आ रहे हैं और आप बिहार में जा रहे हैं? नहीं, हम तो बिहार के बारे में अभी तक, तेजस्वी यादव तो ऑलरेडी बिहार में आसाम में आ चुके हैं। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ वगैरह में उन्होंने अपने कई कैंडिडेट उतारे हैं। नतीजा क्या होता है ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। कितने कैंडिडेट हैं उनके? नहीं मालूम मुझे, लेकिन उतारा है। अलायंस से हट करके उतारा उन्होंने? नहीं, अलायंस के अंदर ही, अलायंस अलायंस में शामिल है। तो आप भी बिहार यूपी वगैरह जाएंगे? अखिलेश से भी आप मिले थे? हम तो भाई पहले सबसे बात है कि आसाम में अपनी कमर सीधी कर लें, एक मरतबा अल्लाह करे हुकूमत बन जाए, कुछ स्टेबल हो जाए, तो फिर हम बाहर की सोचें, फिर बाहर का सोचेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं आसाम के व्यू को, ब्रह्मपुत्र नदी देखिए कितना फैला हुआ है, कितने एरिया को जोड़ता है और इसकी वजह से काफ़ी यहाँ के लोगों को परेशानी होती थी। और हम जिस इलाके में जा रहे हैं, चेंगा में मौलाना की रैली है, वहाँ से कि असहबुल हक जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, अभी मौलाना ने बताया कि काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं और सबसे ज़्यादा यंग और काबिल है जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं। और जो एरिया है वो कटा हुआ है, बिल्कुल पुल बनने के बाद आसानी होगी। अच्छा, आप पर ये लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप सिर्फ अपने लोगों को टिकट देते हैं, काबिल लोगों को टिकट नहीं देते। देखिए, टिकट का मामला बड़ा नाजुक है। हम टिकट उन लोगों को देते हैं जो हमारे वफादार हैं या जिनके जीतने की उम्मीद है। टिकट एक जगह 8-8, 10-10 आदमी लेने आते हैं, हर आदमी को तो दे नहीं सकते। जैसे उनको टिकट नहीं मिलता है वो मीडिया में चले जाते हैं, आजकल पैसे की बातें करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन देखना ये है कि जिसको हम लोगों ने टिकट दिया उसको वहाँ के लोगों ने माना या नहीं माना, उसको वोट देके जिताया या नहीं जिताया। हैलाकंदी में हमारे गए मरतबा 3 कैंडिडेट थे, उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो अनपढ़ है। अजमल साहब ने पैसे लेके टिकट दे दिए, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं लोगों ने उनको जिताया। तो हमारा असल मकसद था जीतना, सीट। ये बड़ी बड़ी पार्टियां भी करती हैं, वो हम उसमें कामयाब हैं। तो लोग जो भी है, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए इन सब चीज़ों को सुनेंगे तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ के टिकट देना पड़ता है, वफादारी बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्टी में होता है, जिनको टिकट नहीं मिलता है वो एतराज़ करते हैं, वो हंगामा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मसला हल होता है। असम में कांग्रेस की सरकार रही शुरू से आखिर तक, बीच में असम गण परिषद की भी 5 साल सरकार बनी। ये जो 10 साल उनकी सरकार रही। बीजेपी कैसे असम में 2016 में डायरेक्ट 84 सीटों पर जीती? ये हमारी गलत कैलकुलेशन की वजह से, हमारा गठबंधन न होने की वजह से बीजेपी को 5 से लेकर 78 सीट पर पहुंच गई। ये हमारी गलती थी, जिसका एतराफ़ तरुण गोगोई साहब ने आखिर में किया। ये हमारी भूल थी और इसकी वजह से हमें गठबंधन करना पड़ेगा, जिसके वो पहले मुखालिफ थे, लेकिन आखिर में वो मान गए थे।
वो कोशिश भी कर रहे थे, फिर उनका देहांत हो गया, अल्लाह की मर्जी, तो हम लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब जाके सब तो अब इंटरव्यू का सिलसिला हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, मौलाना थक भी गए होंगे। हमने काफ़ी मौलाना से करीब एक तरह से फ़ायदा भी उठा लिया, काफ़ी लंबी बातचीत हमने कर ली है। अब आसाम के यहाँ से मंज़र देखिए, हम चिंगा जब पहुँचेंगे तो वहाँ से भी दिखाएंगे कि कैसा मंज़र है, क्या हो रहा है वहाँ। और यहाँ देखिए ऊपर से आसाम कैसा दिखता है। हेलीकॉप्टर से शहरों को देखना, ऊपर से देखने का नज़ारा बड़ा आसान होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो परवाज़ होती है ज़मीन से वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, कम फासला होता है। और ये जो जहाज़ होता है तो जहाज़ से एयर लाइन से काफ़ी फासला होता है ज़मीन का, और सिर्फ धुआं धुआं नज़र आता है, कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन हेलीकॉप्टर का फासला बहुत कम रहता है ज़मीन से, तो चीज़ें नज़र आ जाती है और आप भी हेलीकॉप्टर से चीज़ें देख सकते हैं। फिर हम जब आप लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर से तो वहाँ से दिखाएंगे कि वहाँ का क्या मंजर है। अब हम चेंगा में पहुँच गए हैं, जहाँ मौलाना की रैली होनी है। आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है, हेलीपैड भी वहाँ बना हुआ है और हमारा हेलीकॉप्टर राउंड लगा रहा है, वहाँ जाकर हेलीपैड में पहुँचेगा। और आप घरों को भी देख सकते हैं, इस तरफ का भी व्यू देख सकते हैं ऊपर से हमारे साथ। तो ये हमारा चेंगा में हम पहुँचे हुए हैं और ऊपर से आप ये व्यू देख सकते हैं। यहाँ मौलाना की रैली होगी, हेलीकॉप्टर राउंड लगा रहा है, फिर जाकर के हेलीपैड पर पहुँचेगा। और यहाँ से जो एमएलए हैं चेंगा से, जिनको टिकट दिया मौलाना ने, उनकी उम्र सिर्फ 27 साल है। असहाबुल हक नाम है, काफ़ी यंग है, पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तक शादी भी उनकी नहीं हुई है। अभी हम उनसे मिलेंगे, उनकी बातचीत आपको बताएंगे। हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं, रास्ताघाट नहीं, ऐसा असर की আর হবে আসলে পারো আর খেলা হবে এই চূড়ানের সামনে খেলা পারবে নাকি? কে জিতবে? আপনারা হসপিটাল লাগেনি না লাগে না, স্কুল কলেজ লাগেনি না লাগে না, সুরক্ষা সমাধান লাগেনি না লাগে না, সুরক্ষা সমাধান লাগেনি না লাগে না, সুরক্ষা সমাধান লাগেনি না লাগে না। এই সব জিনিসের জন্য আশ্বাস বলে ইনশাআল্লাহ অ্যাসেম্বলিতে গিয়া হেমন্ত বিশ্ব শর্মা জবাব দেনে আলা কোনো মানুষ যদি থাকে, এটা হলো আশ্বাস। সবাই হাত উঠে ওয়াদা করেন দেবেন ইনশাআল্লাহ। হাত উঠে দেখান দিতে দিবেন ইনশাআল্লাহ, দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনারে দোয়া দিয়ে এখান থেকে বিদায় হইতেছি। আল্লাহ হাফেজ। জয় হিন্দ, জয় ইউডিএফ। একবার আমার সঙ্গে বলেন এয়ার ইউডিএফ জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।